आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का विषय है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। अभी तक जितने भी क्रोमोसोम हम लोगों ने पढ़ा है उस सभी में सबसे बड़ा क्रोमोसोम लैम्ब्रस क्रोमोसोम ही होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होती है और इस क्रोमोसोम को सबसे पहले खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्लेमिंग। So it is first discovered by फ्लेमिंग। उन्होंने इस क्रोमोसोम को एम्फीबियन oocytes में देखा था। एम्फीबियन oocytes इन 1882। ठीक उसके 10 साल बाद 1892 में एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुकर्ट। उन्होंने इसी क्रोमोसोम को सार्क oocytes में देखा। सार्क oocytes। टर्म लैम्ब्रस coined by रुकर्ट। खोजा था फ्लेमिंग ने, लेकिन जो नेम है लैम्ब्रस उन्होंने किसने दिया था? रुकर्ट ने दिया था। लेकिन इसको लैम्ब्रस ही क्यों कहा गया? Why it is called लैम्ब्रस? लैम्ब्रस। तो यह एक रोचक कहानी है इसके पीछे। वो कहानी क्या है कि इट इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। देखिए, यह सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, सबसे लंबा क्रोमोसोम है, लार्जेस्ट है। इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ, ये लगभग 10 मीटर होता है। अब ये 10 मीटर लंबा क्रोमोसोम, ये बोर्ड से भी लंबा है, इतना लंबा क्रोमोसोम है ये। अब इस क्रोमोसोम को कहाँ आना है? आपको पता है क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। देखिए, यह एक यूकैरियोटिक सेल है और इस यूकैरियोटिक सेल का यह न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर इस क्रोमोसोम को समाहित होना है। तो इतना लंबा क्रोमोसोम इसमें कैसे समाहित होगा? तब इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है। तो बोलता है, न्यूक्लियस कहता है इस क्रोमोसोम से कि तुम अपने शेप साइज में ऐसा परिवर्तन करो, ऐसा चेंज करो ताकि तुम इस हमारे अंदर अच्छे तरीके से समाहित हो जाओ। तो क्रोमोसोम कहता है ठीक है, हम अपने शेप एंड साइज में चेंज करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो ताकि हम आपके अंदर समाहित हो जाएं। तो देखिए, यह जो क्रोमोसोम है, इसने जो अपना शेप एक्वायर करता है वो कैसे करता है? ये अपने आप को कॉम्पैक्ट करता है। जब ये कॉम्पैक्ट करेगा, देखिए, जब ये कॉम्पैक्ट करेगा तो इसका जो शेप इस तरीके का हो जाता है। तो ये इतना लंबा क्रोमोसोम है, तब ये कॉम्पैक्ट हुआ तो थोड़ा छोटा हो गया, और जब ये छोटा हो गया तो इसका जो आकार था, इसका जो शेप था, वह लैंप साफ करने वाले ब्रश से मिलता जुलता था। पहले बिजली कहाँ होती थी? गांव में या शहरों में भी बहुत कम जगह होता था। तो केरोसिन का तेल से जलने वाला लैंप होता था घर में रोशनी के लिए, और उसकी जो चिमनी थी उसको साफ करने के लिए इस तरीके का एक ब्रश हुआ करता था।
तो चूंकि यह जो क्रोमोसोम ने अपना शेप एक्वायर किया है, उसका जो शेप है वह इस ब्रश से मिलता जुलता था, इसलिए इसका नाम रखा गया लैम्ब्रस क्रोमोसोम। और जब यह इतने लंबा क्रोमोसोम ने जब यह कॉम्पैक्ट होकर के इतना छोटा सा शेप एक्वायर कर लिया, तो न्यूक्लियस के अंदर ये आसानी से समाहित हो गया। तो अब जब इसके अंदर समाहित हो गया तो अच्छे तरीके से इसके अंदर एकोमोडेशन हो गया। लेकिन इस क्रोमोसोम को हम देखते कहां हैं? इट इज बेस्ट सीन इन डिप्लोटीन। यह सेल के डिप्लोटीन स्टेज में बहुत अच्छे तरीके से दिखता है, वो इसी फॉर्म में दिखेगा। इसको आइसोलेट किया गया था एम्फीबियन oocyte से, बाद में इसके सार्क के oocyte से रुकर्ट ने भी निकाला था इसको, इसी क्रोमोसोम को। बाद में देखा गया कि यह क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में भी पाया जाता है, ड्रोसोफिला, इसमें भी यह क्रोमोसोम देखने को मिलता है। और मैमल को छोड़कर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, करीब करीब सभी में यह पाया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स, नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स। ये डिप्लोटीन स्टेज में मियोटिक बाइवेलेंट के फॉर्म में है, मियोटिक बाइवेलेंट। बाइवेलेंट किसको कहते हैं? तो पेयर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। जब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक पेयर के रूप में रहता है, वह जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। तो देखिए कि यह इस तरीके का क्रोमोसोम डिप्लोटीन में दिखाई देगा हमें। ये दो क्रोमोसोम दिख रहा है, यह एक मैटरनल क्रोमोसोम है और यह एक पैटर्नल। ये वाला पैटर्नल क्रोमोसोम मान लीजिए, ये है मैटरनल। ये दोनों, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? काइज़मा। इसको कहते हैं हम काइज़मा। और काइज़मा वह पॉइंट है जहां पर क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो संपन्न होता है। ठीक है, अब इतने बड़े स्ट्रक्चर को हम यहां से बाहर निकालते हैं। ये ऐसा दिखेगा। देखिए, यह एक जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, डंडा सा दिख रहा है स्ट्रक्चर, वह स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमेटिड्स है। और यह जो क्रोमेटिड्स है, इसमें दोनों क्रोमेटिड्स साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो है, ये दोनों तरफ क्या है? ये लूप बना हुआ है। तो जब इसका इनलार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे तब क्या होगा? इसके दोनों क्रोमेटिड्स साफ साफ दिख रहा है यहां पर। और देखिए, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो इसको कहते हैं हम एक्सिस, और इससे निकलने वाला जो यह स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम लूप। तो लूप एंड एक्सिस आर द टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ लैम्ब्रस क्रोमोसोम। ये क्या है? इसका क्रोमेटिड्स है। और यह जो स्टेज है बाइवेलेंट का, इसको कहते हैं मियोटिक बाइवेलेंट, मियोसिस या मियोटिक बाइवेलेंट। इसी स्टेज में यह
1 मंथ से लेकर के 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक परसिस्ट करता है। 1 मंथ टू 1 ईयर यह इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, एक्सिस एंड लूप। अब देखिए, इस क्रोमोसोम को अगर स्टेन किया जाए, स्टेनिंग स्टडी, किसमें हम स्टेन करते हैं क्रोमोसोम को? इसके पहले भी मैंने बताया है, क्रोमोसोम वाले चैप्टर में बताया था स्टेनिंग स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। क्रोमोसोम को हम स्टेन करते हैं बेसिक स्टेन में। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसीटोकार्मीन या हेमोटॉक्सिलिन या फिर जो रिसेंट है फल्जिन। जब इस क्रोमोसोम की स्टेनिंग की जाती है तो पाया जाता है कि जो एक्सिस है वह डार्क बैंड का रीजन है, डार्क बैंड, और जो लूप है वो कैसा है? लाइट बैंड का रीजन है, लाइट बैंड। और जो डार्क बैंड है वो जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन है, जेनेटिकली इनएक्टिव। और जो लाइट बैंड है ये क्या है? जेनेटिकली एक्टिव, जेनेटिकली एक्टिव। तो जेनेटिकली एक्टिव रीजन को हम क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिक रीजन, यूक्रोमैटिक रीजन। और इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन को हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमैटिक रीजन, हेट्रोक्रोमैटिक रीजन। तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, लूप एंड एक्सिस, लूप एंड एक्सिस। लूप जो होता है जेनेटिकली एक्टिव रीजन होता है और जो एक्सिस है वो जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन होता है। जो लूप का फॉर्मेशन है ये क्या करता है? जो डीएनए है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो लूप इनहांस द सरफेस एरिया ऑफ डीएनए। लूप enhance the surface area of DNA। यह डीएनए के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और जब सरफेस एरिया इसका बढ़ता है तब क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है। It enhance the rate of transcription। ट्रांसक्रिप्शन किस लिए होता है? फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। एक के अंदर प्रोटीन अगर बनना है तो सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। और यह जो मैसेंजर आरएनए है वह बन तो जाता है, लेकिन जो मैसेंजर आरएनए बनता है उससे ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वह अलग अलग स्टेजेस में देखने को मिलता है। वो कौन कौन से स्टेज हैं?
सबसे पहले जैसे ही मैसेंजर आरएनए बना तो कुछ मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन होगा और वह स्टोरेज प्रोटीन का निर्माण करेगा, और कुछ मैसेंजर आरएनए जो है उस समय जिस समय बनता है उस समय उसमें ट्रांसलेशन नहीं होता है। वह ट्रांसलेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रांसलेशन होगा तो उस हालत में क्या होगा, वह जो मैसेंजर आरएनए है वह इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, और उस इनएक्टिव फॉर्म में जो मैसेंजर आरएनए पाया जाता है उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मोसोम। इनएक्टिव फॉर्म जो है मैसेंजर आरएनए का उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मोसोम। एक्चुअल में होता क्या है, जो मैसेंजर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उस मैसेंजर आरएनए के चारों तरफ एक प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, और जब वो प्रोटीन की लेयर बन जाती है उसके चारों तरफ, तो उससे जो है राइबोसोम एसोसिएट नहीं कर पाता है, और जब राइबोसोम एसोसिएट नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो इस तरीके का जो मैसेंजर आरएनए होता है उसको कहते हैं मास्क्ड मैसेंजर आरएनए, यानी ढका हुआ है। तो यह मैसेंजर आरएनए एक्टिव कब होगा? यह मैसेंजर आरएनए एक्टिव कब होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले एक मैसेंजर आरएनए का ग्रुप एक्टिव होगा जो स्टोरेज प्रोटीन का निर्माण करेगा। एक मैसेंजर आरएनए फर्टिलाइजेशन के बाद एक्टिव होगा, तो फर्टिलाइजेशन से पहले वह मास्क्ड कंडीशन में होगा, ढका हुआ रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो प्रोटीन की लेयर बनी हुई है वो क्या होता है, हट जाता है, और जो मैसेंजर आरएनए है वो एक्सपोज हो जाता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है और तब प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन एक और टाइप का मैसेंजर आरएनए पाया जाता है, और वह जो मैसेंजर आरएनए है इन्वायरमेंटल इफेक्ट से, इन्वायरमेंटल के द्वारा इंड्यूस करने पर एक्टिव होता है, तो उसको कहते हैं इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड मैसेंजर आरएनए। तो देख रहे हैं आप, तीन तरीके का मैसेंजर आरएनए है। एक मैसेंजर आरएनए जो फर्टिलाइजेशन से पहले एक्टिव होता है, दूसरा टाइप का जो मैसेंजर आरएनए है फर्टिलाइजेशन के बाद एक्टिव हो रहा है, और एक तीसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैसेंजर आरएनए। और इंड्यूस्ड मैसेंजर आरएनए इसलिए कहते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के द्वारा जब कोई चेंजेस होता है तो उस तब जाकर के वह मैसेंजर आरएनए एक्टिव होता है। तो मोस्टली उस तरीके का जो मैसेंजर आरएनए है जो इंडक्शन के बाद एक्टिव हो रहा है उसको हम कहते हैं हीट शॉक मैसेंजर आरएनए। तो ये तीन तरीके का मैसेंजर आरएनए है। एक है आपका, एक मैसेंजर आरएनए एक्टिव बिफोर फर्टिलाइजेशन, एक मैसेंजर आरएनए है एक्टिव आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो एक्टिव बिफोर फर्टिलाइजेशन वाला जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या बनाएगा, स्टोरेज प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन। इन्फॉर्मोसोम जो इनएक्टिव मैसेंजर है, मास्क्ड मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसको, मास्क्ड मैसेंजर आरएनए। यह जो मैसेंजर आरएनए है, मास्क्ड मैसेंजर आरएनए, इट बिकम्स एक्टिव आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और एक तीसरा मैसेंजर आरएनए जो कि इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड होने के बाद वो एक्टिव होता है, उसको हम कहते हैं, जो तीसरा टाइप है, हीट शॉक मैसेंजर आरएनए, हीट शॉक मैसेंजर आरएनए। तो ओवरऑल जो फंक्शन है लूप का, सरफेस एरिया को बढ़ाना, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट है वह इन्हांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यह चूंकि एक के अंदर यॉक का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, और वह प्रोटीन डिफरेंट स्टेजेस में जब एक का डेवलपमेंट होता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए होते हैं जो हर स्टेज में प्रोटीन का निर्माण करता है। एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट फीचर है लैम्ब्रस क्रोमोसोम का,
वो क्या है कि इस क्रोमोसोम को हम देखते हैं कहां पर, मियोसिस डिवीजन के, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के सब स्टेज डिप्लोटीन में देखा जाता है। लेकिन जब लिप्टोटीन में यह रहता है तो उसमें नंबर ऑफ लूप कम होते हैं। जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है प्रोफेज फर्स्ट, लिप्टोटीन से जाइगोटीन, जाइगोटीन से पैकेटीन, पैकेटीन से डिप्लोटीन, तो सब इनिशियल स्टेज में जो नंबर ऑफ लूप, ये जो लूप होता है ये कम होता है, लेकिन फाइनल स्टेज में इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लूप प्रेजेंट। तो फाइनल स्टेज कौन सा हो गया, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में सबसे ज्यादा लूप दिखाई देगा और सबसे कम लूप किसमें दिखाई देगा, आपका लिप्टोटीन में। तो लिप्टोटीन से जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाएगा, मियोसिस डिवीजन आगे बढ़ेगा प्रोफेज फर्स्ट में डिफरेंट स्टेजेस, डिप्लोटीन तक जाते जाते जो नंबर ऑफ लूप है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यह था आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।